अमेरिका के अलास्का में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश। अमेरिकी आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश। ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। पीएम मोदी 91 एफएम रेडियो स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। 18 राज्यों के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे शुरुआत। मन की बात से 2 दिन पहले हो रही शुरुआत। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में करेंगे चुनावी सभा। रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जंतर मंतर पर धरने का छठा दिन। पहलवानों ने क्रिकेटरों पीटी उषा, अनुराग ठाकुर पर उठाए सवाल। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी। लोकल कोर्ट का फैसला। सीबीआई से कहा चार्जशीट की ई कॉपी दे। अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग। यूपी सरकार ने दायर किया है क्रिएटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ हारिस। पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे हैं। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी की जनसभा है। चिकित्सक सम्मिलित होंगे सीएम योगी। कल व्यापारी सम्मेलन में भी सम्मिलित होंगे सीएम। कल महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में भी करेंगे जनसभा। 1 मई को गोरखपुर के टाउन हॉल पर होगी सीएम की चुनावी जनसभा। सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एक मई को गोरखपुर के टाउन हॉल में होगी सीएम की चुनावी जनसभा। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी की जनसभा। चिकित्सक सम्मेलन में होंगे सम्मिलित। चिकित्सक सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल व्यापारी सम्मेलन में भी सम्मिलित होंगे सीएम योगी। कल महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में भी करेंगे जनसभा। 1 मई को गोरखपुर के टाउन हॉल में होगी सीएम की चुनावी जनसभा। चिकित्सक सम्मिलित होंगे सीएम योगी। चिकित्सक सम्मेलन में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल व्यापारी सम्मेलन में भी सम्मिलित होंगे सीएम योगी। कल महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में भी करेंगे जनसभा। 1 मई को गोरखपुर के टाउन हॉल पर होगी सीएम की चुनावी जनसभा। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी की जनसभा। चिकित्सक सम्मिलित होंगे सीएम योगी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी रामशंकर गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं राम। जिस तरीके से लगातार सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आपके जिले में?
जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे और वो दोपहर बाद यानी कि 3 बजे के बाद गोरखपुर में प्रस्थान करेंगे, जहां से सीधे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और सर्किट हाउस सम्मेलन का जो है सभा करेंगे, चिकित्सक सम्मेलन में वो भाग लेंगे। उसके बाद वो राप्ती नगर जाएंगे, राप्ती नगर में वो एक जनसभा को संबोधित करें। जैसा कि इस समय पार्षदी और मेयर का चुनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चूंकि मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर बेहद संजीदा है और वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं पार्षदों की, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें गोरखपुर से निकले। साथ ही साथ वो मेयर के भी जो प्रत्याशी हैं उनके भी सहयोग के लिए तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि अभी 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर में आएंगे और ये आज 2 कार्यक्रम गोरखपुर में लगा है। उसके बाद वो मंदिर में विश्राम करेंगे और सुबह यानी कि कल जो है वो देवरिया और महाराजगंज और कुशीनगर भी तमाम ताबड़तोड़ कई जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद पुनः वो गोरखपुर आएंगे और वो जो है कल यानी कि परसों भी जो है गोरखपुर में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। जी हमारे साथ इस समय सीतापुर से भी अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर भी दौरे पर जाएंगे। अबरार, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं और बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ खबर है, क्या कुछ तैयारी है सीतापुर से? अगर सीतापुर की बात की जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मिश्रिख के मेला मैदान में पहुंचेंगे और वहां पर सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और वहां पर पहले से ही सब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा पूरे जिले के जो नगर निकाय चुनाव है उनके प्रत्याशी हैं जो भाजपा के, वो सभी वहां पर पहुंचेंगे और उनके पक्ष में वोट के लिए अपील करेंगे और जनता से करेंगे कि उनके जो है प्रत्याशी हैं उनको जिताकर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कल से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, पुलिस फोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक भी लगातार वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। जी हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर से मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, सीएम योगी रहने वाले गोरखपुर के, तो वहां पर तो जीत निश्चित मानी जानी चाहिए। किस तरीके से लोगों में, क्या जनता में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी देखिए, आपको बता दें इस बार का जो चुनाव है, इस बार का समीकरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखपुर में हमेशा मठ के नाम पर वोट जनता करती रही है, चाहे वो लोकसभा सीट हो चाहे वो राज्यसभा की सीट हो। उस पर जब भी चुनाव हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे या यूं कहें मंदिर के चेहरे पर वोट होता है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जीत करते हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल है थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है। जो मेयर का चुनाव है, चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपने ट्रम्प यानी कि काजल निषाद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो इससे थोड़ा सा काजल निषाद जो है कहीं ना कहीं जो उनका काम करने का तरीका है, जो जनता में जाने, जो प्रचार, तो कहीं ना कहीं वो सीएम योगी के जो प्रत्याशी उनको टक्कर देती नजर आ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद जो है रैलियों को संबोधित करेंगे, खुद लोगों से मिलेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि कि उनका जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए और वो जीत हासिल करे, जिससे कि योगी आदित्यनाथ फिर एक बार जीत की तरफ रहें। जी सीतापुर से अबरार अली से मैं जानना चाहूंगा कि अबरार, किस तरीके, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सीतापुर के दौरे के पहले? अगर सीतापुर की बात की जाए तो कल से इससे पहले से इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति या किसी भी अधिकारी जाता है तो उसका पास उच्च अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो है जो पत्रकार हैं उनकी भी करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर उनका जो है यहाँ पर जो पास है वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं कि कोई सुरक्षा में उनकी चूक ना हो सके, इसी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद ये 11 बजे का टाइम दिया गया है कि सीतापुर के मिश्रिख मेला मैदान में पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से वो लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी जिला लखीमपुर पड़ता है। तो वहां पर भी एक वो जनसभा करेंगे और उसके बाद आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं
कि सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर जो टाइम दिया गया है भाजपा की तरफ से वो बताया गया है 11 बजे वो मिश्रिख के मेला मैदान में पहुंचेंगे और सीतापुर जिले के जितने भी भाजपा के प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव के हैं वो सभी पहुंचेंगे, उनके पक्ष में एक अपील करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे कि इनको जिताकर वहां मेयर बनाएं। जी अबरार, ये बताइए कि जनता में किस तरीके का अभी लेकर के माहौल बना हुआ है, जनता किस चीज को चाह रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से ये जो सीतापुर का दौरा होगा, जो गोरखपुर का दौरा होगा, उसको लेकर के क्या कुछ माहौल बनेगा सीतापुर के दौरे के बाद सीएम योगी के? अगर जनता की बात की जाए तो जनता का साफ तौर पर कहना कि ये लोकल का चुनाव होता है, इसमें जनता की जो समस्याएं होती हैं, नगर निकाय की साफ सफाई और बिजली पानी की जो नगर में होता है, वो उनको अच्छी से मिलने चाहिए और विकास के मुद्दे पर वो वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इस पर आने से उन पर जो उनके प्रत्याशी हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मिश्रिख जो क्षेत्र है वहां पर जो विधायक है उनकी बहू वहां पर लड़ रही है, और इसके अलावा वहां पर अन्य ये जो है प्रत्याशी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेश अग्रवाल भी भाजपा के पहुंचे थे और सभी प्रत्याशी भाजपा के जो कट्टर नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता को रुझाने का है, कि जनता को समझाने का है कि जो भाजपा सरकार है उस पर जो है उनको ज्यादा अधिक विकास मिलेगा। इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां जनता से अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जी अबरार, तो जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक विकास पुरुष माने जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मैं रामशंकर जी से जानना चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ गोरखपुर में किस तरह से लड़ाई दी जा रही है, या इसको मान लिया जा सकता है कि एक क्लीन स्वीप होगा, एक तरफा लड़ाई मानी जा रही है, कि आप फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से या बसपा की तरफ से किस तरह की टक्कर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये कहा नहीं जा सकता, ये कहना साफ है कि समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सीधी तरह टक्कर दे रही है, चाहे वो लोकल चुनाव हो यानी कि पार्षदी का चुनाव हो, वार्डों का चुनाव हो, या फिर खुद मेयर का चुनाव क्यों ना हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काजल निषाद यानी कि जो यहाँ से लोकसभा माफ करिएगा राज्यसभा की सीट भी लड़ी थी ये कैंपियरगंज से, तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो मुखिया है उन्होंने खुद काजल निषाद को मेयर पद का प्रत्याशी, क्योंकि सबसे बड़ा समीकरण ये है कि मुस्लिम वोट जो है, माइनॉरिटी का वोट जो है गोरखपुर में वो ज्यादा है। अगर माइनॉरिटी और यादव और जो है निषाद पार्टी अगर काजल निषाद को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर काजल निषाद जो है जीत की तरफ होंगी। लेकिन अगर निषाद पार्टी की वोट अगर बीजेपी में बंटते हैं तो थोड़ा सा कठिन होगा काजल निषाद, लेकिन पूरी तरह से टक्कर देती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामशंकर जी और अबरार अली जी, तमाम जानकारी सीएम योगी के जो दौरे उसको लेकर के तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से बताया गया है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ माहौल बनाया जा रहा है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर धरने पर छठा दिन है। पहलवानों ने क्रिकेटरों पीटी उषा, अनुराग ठाकुर पर उठाए सवाल। जंतर मंतर पर धरने पर छठा दिन। आपको बता रहे कि लगातार जो रेसलर है वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आज छठा दिन है उनके धरने का। उन्होंने पहलवानों ने क्रिकेटरों पीटी उषा, अनुराग ठाकुर पर सवाल उठाए। जंतर मंतर पर धरने का आज छठा दिन आपको बता रहे हैं। रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जंतर मंतर पर धरने का छठा दिन। पहलवानों ने क्रिकेटरों पीटी उषा, अनुराग ठाकुर पर उठाए सवाल। जंतर मंतर पर धरने का छठा दिन। रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई।
हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जिस तरीके से लगातार जो रेसलर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक उनकी क्या मांग है और इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले आज छठा दिन है, 6 दिन से जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनकी सीधी मांग है कि वो भारतीय जो ओलंपिक संघ है उन्होंने भी कल उनका समर्थन किया है और उन पहलवानों की एक ही मांग है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर 7 पहलवान है जो अपनी एक एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। उनकी मांग है कि वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ जांच हो। इसी मुद्दे को लेकर वो पिछले 6 दिन से बैठे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कल भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी खुलकर पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने एक बात तो बहुत बढ़िया बोली कि पहलवानों का इस तरीके से सड़कों पर बैठना कहीं ना कहीं देश की छवि को खराब करने के जैसा है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक रेसलर्स की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या याचिका दायर की थी और इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है? जी, देखिए, जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कोई भी आदमी, ये उसका अपना एक नैतिक स्वतंत्रता होती है, वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट का सहारा ले सकता है और वो पुलिस पे दबाव बना सकता है कि वो उनकी एफआईआर लिखे। लेकिन हैरान पहलवान है, उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं और उनकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज उन्हें आस है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में कुछ न कुछ बयान जरूर देगा। जी प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि उनको ओलंपिक संघ का भी समर्थन मिला है, तमाम और लोग भी उनके समर्थन में उतर रहे हैं, तो अभी तक क्या उम्मीद जताई जा रही है कि ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा या ब्रिजभूषण शरण पर कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, पहलवानों ने एक बात तो साफ साफ स्पष्ट कर दी है कि जब तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच नहीं बैठेगी, तब तक वो ये प्रदर्शन समाप्त नहीं करने वाले हैं, चाहे उनको महीना लगे 6 महीना लगे। ये तो उनकी तरफ से साफ साफ हो चुका है। लेकिन वहीं अगर बात करें ब्रजभूषण सिंह की, तो उनका भी कल एक बयान आया। उन्होंने एक बात बहुत साफ साफ स्पष्ट बोली है कि मैं भी अपने आरोपों के ऊपर लगे हुए आरोपों का साफ साफ जवाब दूंगा और किसी भी प्रकार से इस हार नहीं मानूंगा और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है और मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। तो एक चीज सामने आ रही है कि चाहे वो पहलवान हो चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, दोनों ही अपनी बातों पे अडिग हो चुके हैं। तो आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट किस ओर जाते हैं और किस दिशा में बयान देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, तमाम जानकारी हमें तक पहुंचने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि लगातार जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी, जिसके बाद कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे सकती है। वही आज बता दें आपको कि अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। यूपी सरकार ने दायर किया था कैविएट, 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आज याचिका में सुना सकती है फैसला। आपको बता दें कि अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको माफ करिएगा, 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग। यूपी सरकार ने दायर किया था कैविएट, 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग है। अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। यूपी सरकार ने दायर किया था कैविएट।
हमारे साथ प्रवेश शर्मा इसमें मौजूद है। इस पर बात करने के लिए प्रवेश, जिस तरीके से आज आज जो है याचिका दायर की गई है और इस पे क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उनके मर्डर की हाई लेवल जांच की मांग की गई है, इसको लेकर के क्या कुछ आता फैसला दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर की केस की सुनवाई होनी है। इसमें 2 PIL दाखिल की गई थी। एक उनके वकील विशाल तिवारी के द्वारा की गई है और दूसरी जो है पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के द्वारा की गई है। दोनों में ये आरोप लगाया गया है कि उनका मर्डर सुनियोजित योजना से किया गया है, इसीलिए उसकी वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि कल यूपी सरकार ने एक कैविएट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया है कि इस PIL में कोई भी निर्देश या आदेश देने से पहले यूपी सरकार की भी 2 बातें जरूर सुननी चाहिए और उसी लिए उन्होंने एक दाखिल किया है। जी जी प्रवेश, तो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से PIL दाखिल किया गया है, इसको लेकर के यूपी सरकार ने क्या कुछ अपनी तरफ से एक्शन लिया है? जी देखिए, यूपी सरकार ने एक कैविएट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से एक साफ साफ अनुरोध किया है कि वो कोई भी बयान या कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी भी 2 बातों को सुन ले। और उसमें कैविएट में उन्होंने जो अपने जो है कुछ दलीलें वकीलों के थ्रू या ये कहें कि उनके पैनल के थ्रू रखी गई हैं और उसमें अतीक अशरफ की जो मर्डर की सुनवाई होनी है उसमें जो अहम पहलू है, जो अहम बिंदु है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित में एक पर्चा दिया जिसमें उन्होंने सारी भाषाओं को बताया है कि ये ऐसे हुआ। लेकिन वो ये सब खुलासा जो है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होंगे वो इन बातों का खुलासा करेंगे और वो ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि यूपी सरकार की इसमें कोई ऐसी भूमिका है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को ये दर्शाने की कोई जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, तमाम जानकारी इस मामले पर हमारे तक पहुंचाने के लिए। विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से आज PIL दाखिल की गई थी, 2 याचिकाओं में हत्या की हाई लेवल जांच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओवरब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ओवरब्रिज किया गया बंद, यातायात हुआ बदहाल। 2017 में ओवरब्रिज का हुआ था उद्घाटन। प्रतापगढ़ ओवरब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ओवरब्रिज किया गया है बंद, यातायात हुआ बदहाल। 2017 में ही ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था। ओवरब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ओवरब्रिज किया गया बंद, यातायात हुआ बदहाल। 2017 में ओवरब्रिज का हुआ था उद्घाटन।
तो आपको बता रहे हैं कि लगातार कि प्रतापगढ़ में एक ओवरब्रिज का एक हिस्सा जो है वो भरभरा करके गिर पड़ा है, जिसके बाद हादसे में अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे से यातायात को बंद किया गया है, जिससे कि जो यातायात है वो बदहाल हो चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ में एक ओवरब्रिज का जो एक हिस्सा था वो भरभरा करके गिर पड़ा। इस हादसे में अभी तक ना कोई घायल बताया गया है, अभी लोग बाल बाल बच गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा जो है ओवरब्रिज का वो गिरा है, वो खाली दिख रहा है, वहां पर खोखला हो गया है। आप देख सकते हैं कि यातायात को भी बंद कर दिया गया है, वो रास्ता बंद कर दिया गया है, डायवर्जन का बोर्ड लगा दिया गया है ताकि गाड़ियां जो हैं वो साइड से निकल जाएं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा जिसपे एक हाईवे है जिस पर ट्रक गुजरते हैं। खबर लखनऊ से 47 आईएएस बने प्रेक्षक, निकाय चुनाव के लिए 47 आईएएस बने प्रेक्षक। प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी लखनऊ में प्रेक्षक बने हैं। अपर निदेशक पंचायती राज राजकुमार प्रेक्षक बने। नगर निगम वाले जिलों में 2 प्रेक्षक तैनात। मतदान के लिए कल जिलों में पहुंचेंगे प्रेक्षक। 37 जिलों में मतदान के लिए 47 अफसर नियुक्त किए गए। अपर निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पंचायती राजकुमार प्रेक्षक बने गए। नगर निगम वाले जिलों में 2 प्रेक्षक तैनात हैं। मतदान के लिए कल जिलों में पहुंचेंगे प्रेक्षक। 37 जिलों में मतदान के लिए 47 अफसर नियुक्त। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 47 आईएएस बने प्रेक्षक। निकाय चुनाव के लिए 47 आईएएस बने प्रेक्षक। प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी लखनऊ में प्रेक्षक बने हैं। अपर निदेशक पंचायती राज राजकुमार प्रेक्षक बने। अपर निदेशक पंचायती राज राजकुमार प्रेक्षक बनाए गए हैं। नगर निगम वाले जिलों में 2 प्रेक्षक तैनात किए गए। मतदान के लिए कल जिलों में पहुंचेंगे प्रेक्षक। 37 जिलों में मतदान के लिए 47 अफसर नियुक्त। पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी सुरभि गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरभि, जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रेक्षक बनाए जा रहे हैं, करीब लखनऊ में 47 आईएएस प्रेक्षक बनाए गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? जी लखनऊ से बता दूं मैं आपको, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं और चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं चुनाव में। और उसी के बीच एक और खबर आई कि 47 आईएएस प्रेक्षक जो है बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए, जिसमें से अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से प्रेक्षक जो है नियुक्त किए जा रहे हैं। नगर निगम वाले जो जिले होंगे उनमें 2 प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। लखनऊ से मैं बता दूं, प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी और अपर निदेशक पंचायती राज राजकुमार लखनऊ में प्रेक्षक बनाए गए हैं। मतदान के लिए 29 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी, जिलों में प्रेक्षक पहुंच जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि, तमाम जानकारी विस्तार से हमारे तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। धमतरी जिले के कुरूद का दौरा करेंगे सीएम बघेल। सीएम बघेल भेंट करके मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर पुलिस ग्राउंड से सुबह 11:30 बजे पर रवाना होंगे। सुबह 11:50 पर कुरूद के ग्राम हंचलपुर पहुंचेंगे। गांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का करेंगे भ्रमण करके गोबर पेंट उद्योग का करेंगे अवलोकन। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से भी करेंगे चर्चा।
खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर आज सीएम बघेल दौरे पर हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा करने के लिए सीएम बघेल पहुंचेंगे। धमतरी जिले के कुरुद का दौरा करने के लिए आज सीएम बघेल जाने वाले। बताया जा रहा है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम बघेल। रायपुर पुलिस ग्राउंड से सुबह के 11:30 बजे रवाना होंगे और फिर उसके बाद 11:50 पर कुरुद के ग्राम हंचलपुर पहुंचेंगे। सुबह 11:50 पर कुरुद के ग्राम हंचलपुर पहुंचेंगे सीएम बघेल। गांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भ्रमण करने के लिए सीएम बघेल जा रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे स्टेट हेड जो है समीर दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, जिस तरीके से आज सीएम बघेल का दौरा है उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी हरीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 11 बजे जो है रायपुर से रवाना होंगे। आज जो है धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम होना है और इसी कड़ी में जो है वो कुरुद विधानसभा के 2 ग्राम, एक तो आपका हंचलपुर और दूसरा ग्राम है आपका सेमरा बी करके एक ग्राम होता है वहाँ, जहाँ आज जो है वो दौरा करेंगे और इस कार्यक्रम में के अंतर्गत जो है वो कई लोगों से रूबरू भी होंगे और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी मैदानी स्वरूप का भी जानकारी और पूरा जायजा लेंगे और इस कड़ी में जो है वो कई लोगों से मुलाकात करेंगे। भेंट मुलाकात का एक चौपाल लगाया जाएगा जिसमें जो है कई ग्रामीणों से भी वो चर्चा करेंगे। और मैं आपको हरीश ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो भूपेश बघेल का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के क्षेत्र में होना है, तो कई मायने में देखा जाए तो ये दौरा काफी प्रभावशाली रहेगा। जी समीर, का बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम विस्तार से जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। वही कौशाम्बी में शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी है। आपको बता दें कि दिल्ली और लखनऊ में भी छापेमारी जारी है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाश। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाशी कर रही है। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात किया गया है। तो लगातार जो है शाइस्ता परवीन की जो है तलाशी जारी है। अलग अलग जिलों में पुलिस जो है दबिश दे रही है। अब कौशाम्बी से खबर आ रही है कि पुलिस ने वहां पर भी कड़ी तलाशी की है शाइस्ता परवीन की। आपको बता दें कि काफी समय से शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली शाइस्ता परवीन लंबे समय से गायब है। तो आपको बता रहे हैं कि कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ पहुंच चुकी है और शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि शाइस्ता परवीन की जो है तलाशी की जा रही है। दिल्ली और लखनऊ में भी छापेमारी जारी है। लगातार जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो कौशाम्बी में दबिश दे रही है, शाइस्ता परवीन की जो है तलाशी जारी है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो शाइस्ता परवीन ही थी, जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड की जो साजिश थी वो रची थी। और अतीक अहमद और उनके जो भाई थे अतीक अहमद के, वो मारे गए थे। उस हत्याकांड के बाद भी शाइस्ता परवीन निकल करके सामने नहीं आई। उसके पहले उनके बेटे असद का भी एनकाउंटर किया गया था। माना जा रहा था कि शाइस्ता परवीन हो सकता है कि उनको अंतिम दर्शन देने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचेंगी। इस बीच हमारे संवाददाता अमोल हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। अमोल, जिस तरीके से लगातार जो है शाइस्ता परवीन की जो है दबिश दी जा रही है, यूपी एसटीएफ भी तलाश कर रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या माहौल है कौशाम्बी का? अमोल, आप हमें सुन पा रहे हैं?
अमोल से हमारा जो है संपर्क है वो अभी टूट चुका है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ जो है लगातार कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। लगातार जो है अतीक अहमद के मर्डर के बाद लगातार जो है यूपी एसटीएफ बहुत ही कड़ाई के साथ ही शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर वोट मांग रहे बीजेपी प्रत्याशियों से जनता मांग रही हिसाब। नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायत तक के प्रत्याशियों के छूट रहे पसीने। बीजेपी प्रत्याशी नसीराबाद के अध्यक्ष से महिलाओं ने मांगा हिसाब। वोट मांगने पहुंची अनीशा बानो तो वोटरों ने उनसे पूछा 3 साल में क्या किया है। झल्लाई अनीसा बानो ने वोटरों को लगी धमकाने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लगातार जो है जो प्रत्याशी है बीजेपी के वो जिलों में जा रहे हैं वोट मांगने, लेकिन जो जनता है उनसे हिसाब मांग रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अनीसा बानो जो है बीजेपी की वो वोट मांगने जनता के बीच पहुंची तो लोगों ने उनसे 3 साल का हिसाब मांग लिया। इस पर वो जल्ला उठी। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जो जनता उनको मतदान देती है उसने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने 3 साल में क्या किया। इस पर जो प्रत्याशी हैं वो झल्ला पड़ी, गुस्सा आ गई, उनको सुनाने लगी। इस बीच जो है उसका वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? 3 साल में क्या कर दिया? 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए? जल्दी की बात करिए, जितनी जायज हो। नाजायज बात ना सुनेगा तो सुनाएंगे। चलो आगे। दादी आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? 3 साल में क्या कर दिया? 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए? जल्दी की बात करिए, जितनी जायज हो। नाजायज बात ना सुनेगा तो सुनाएंगे। चलो आगे। दादी आपने क्या किया? आप विकास देखोगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अनीसा बानो है वो वोटरों से ही मांग रही हैं कि आप मेरा हिसाब देखेंगी। और बताइए, जिस तरीके से जो जनता है उन्होंने पूछ लिया कि आपने 3 साल में क्या किया, तो प्रत्याशी जो है वो झल्ला पड़ी और जनता को ही खरी खोटी सुनाने लगी और धमकाने का जो है जो उनका सिलसिला था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वोटरों पर ही गुस्सा अपना उतार दिया। इसके बाद पर्चा बांट रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी अनीसा बानो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष अवस्थी, हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो बानो है वो किस तरीके से जनता पर ही अपना गुस्सा फूट पड़ा उनका, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या हुआ ऐसा कि 3 साल का हिसाब मांगने पर इतना भड़क गई प्रत्याशी? बिल्कुल बात करें तो ये जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है ये नसीराबाद की अनीसा बानो है और ये पूर्व भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। अब की बार फिर इनको जो है भाजपा ने टिकट दिया है और वे चुनाव लड़ा रही है और मैदान में जाकर के लोगों से वोट मांग रही है। लेकिन लोग इतना जागरूक हो चुके हैं, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब वो इनसे 5 साल यानी जितने भी साल इन्होंने किया उसके सालों का हिसाब मांगे कि आपने कहाँ क्या किया है। जब वहाँ के मोहल्ले में महिलाएं व पुरुषों ने इनसे इंकार किया कि मैम आपने यहाँ ये नहीं कराया, आपने वहाँ वो नहीं करवाया, इस पर ये आ गई और धमकियां देने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खबीहत कराता ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मचा जरूर दिया है। बिल्कुल जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका जो है प्रचार रोक दिया गया है और इसको लेकर के आगे और क्या और भी जिलों में और भी जो वार्ड है वहां पर भी जनता इसी तरीके से अपने प्रत्याशियों से हिसाब मांग रही है।
जी बिल्कुल, बात करें तो इससे पहले अगर रायबरेली नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में भी इससे पहले पूर्णिमा श्रीवास्तव हुआ करती थी। वो भी भाजपा के कैंडिडेट पर यहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीती भी थी। लेकिन अब की बात जब बीजेपी से ही एक यहाँ पर जो शालिनी कनौजिया है उनको खड़ा किया गया है, जिसके लिए सीएम योगी ने खुद एक जनसभा को संबोधित किया था। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी की रायबरेली में फजीहत हो रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को तीसरी हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो रायबरेली में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें हैं, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है, लोगों की तर्जुमा से ये निकल कर आ रहा है कि लगभग 3 से 4 सीटें रायबरेली में बीजेपी निकाल पाएंगे। जी मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से बीजेपी की फसीहत हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस पर हमारे तक पहुंचाने के लिए। 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए। बात करिए, जितनी जायज हो, नाजायज बात ना सुनेगा तो सुनाएंगे। चलो आगे। दादी, आपने क्या किया? अगली खबर मथुरा से। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। सराफा व्यापारी के साथ की थी लूटपाट, वंचित चल रहा था बदमाश। अंतर्राज्यीय गैंग का शातिर लुटेरा है बदमाश राजवीर। बदमाश के कब्जे से चोरी की स्कूटी, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। एसओजी व सदर पुलिस को मिली सफलता। लूट में वांछित चल रहा था बदमाश। बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी हुई चोरी की एक स्कूटी, एक अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। ये अपराधी करीब 10 मुकदमे इस पे फरीदाबाद में लूट के हैं। जबलपुर से भी बंद होने की बात प्रकाश में आई है। जनपद मथुरा में जैत, सदर बाजार और अलीगढ़ में भी इसने लूट की घटनाएं की हैं। 1 दर्जन से अधिक इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं। आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस पार्टी को सफलता मिली है। अगली बड़ी खबर मेरठ से है। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर हापुड़ पुलिस बरी है 2 मौतों की वजह। पुलिस का पीछा कर रहे चाचा भतीजा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार चाची भतीजे को कुचला है। टीपी नगर क्षेत्र से चाचा को उठा करके ले जा रही थी पुलिस। पुलिस का स्कूटी से पीछा करते समय हुआ हादसा। हादसा होने के बाद व्यापारी को छोड़ करके भागी पुलिस। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने हापुड़ पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मेरठ हापुड़ पुलिस बनी 2 मौतों की वजह। पुलिस का पीछा कर रही चाची भतीजे की मौत। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार चाची भतीजे को कुचला। टीपी नगर क्षेत्र से चाचा को उठा करके ले जा रही थी पुलिस। इस दौरान उनका पुलिस का स्कूटी से पीछा करते समय यह हादसा हो गया। हादसा होने के बाद व्यापारी को छोड़ करके भाग गई पुलिस। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने हापुड़ पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक
पुलिस की जो जीप थी वो किस तरीके से एक भतीजे और चाची के मौत का कारण बनी है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने हापुड़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हापुड़ पुलिस बनी 2 मौतों की वजह। वही खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से है, जहां पर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ओरछा के जोरी गांव के पास नक्सलियों ने मुख्य सड़क को खोद करके पेड़ पत्थर रख करके एवं बैनर पोस्टर टांग करके बाधित किया है। जहां नारायणपुर दांतेवाड़ा से सुकमा को जोड़ने वाली रोड पर नकुलनार के पास माओवादियों के द्वारा एक दिन पहले बड़ी घटना को अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद बीती रात नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के थाना धनोरा क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों ने फिर से उत्पात मचाया। गड्ढा खोद करके व लकड़ी रख करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित किया गया है, जबकि ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा जिले के अरनपुर नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। अगली खबर दांतेवाड़ा से है, जहां पर अरनपुर में बुधवार को हुए नक्सली हमले का नक्सलियों की दरबार डिवीजन कमेटी ने स्वीकार किया है। दरबार डिवीजन के सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि अरनपुर हमला सरकारी हमलों का जवाब है। नक्सलियों ने केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं का भी विरोध किया है। उन्होंने बस्तर में पुलिस भर्ती को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी नक्सलियों ने आरोप लगाए। खबर कांकेर जिले से है, जहां पर प्रधान पाठिका हसीना बेगम को मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरतने जाने पर निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कांकेर जिले के मानव प्रतापपुर जनपद पंचायत के प्राथमिक शाला बांसला में पदस्थ प्रधान पाठिका हसीना बेगम को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों बांसला की पहली कक्षा की बच्ची दोपहर के भोजन वितरण के दौरान धक्का मुक्की से गर्म बेसन की कड़ी में जाके गिर पड़ी और गंभीर रूप से झुलस गई थी। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्ची का लगभग 50% से अधिक का भाग जल गया है। जिला प्रशासन से बेहतर उपचार कराए जाने की मांग की जा रही है। फिलहाल बच्ची का उपचार राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में किया जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।